नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर की ओर। बता दें, लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां यूपी में ब्लॉक प्रमुख चुनाव का आज नामांकन सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। 9 जुलाई को दोपहर 3 बजे तक नामांकन वापसी तक के लिए ये तय की गई है तारीख। इसी के साथ ही ब्लॉक प्रमुख चुनाव का 10 जुलाई को मतदान होगा। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश में होने वाले ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया सुबह 11 बजे से लेकर 3 बजे तक जारी रहेगी। इस दौरान आपको बता दें, नामांकन के लिए आज का दिन काफी अहम। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया जारी है। बता दें, 11 बजे से शुरू होगी ये प्रक्रिया। इस दौरान सुबह 11 बजे से शुरू होकर 3 बजे तक होगा नामांकन। बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं, 9 जुलाई को दोपहर 3 बजे तक नाम वापस भी ले सकेंगे उम्मीदवार, और इसी के साथ ही 3 बजे तक के लिए नामांकन की प्रक्रिया जारी। ब्लॉक प्रमुख चुनाव का मतदान 10 तारीख को किया जाएगा, और इसी के साथ ही आज नामांकन की तारीख तय की गई है। इस दौरान 11 बजे से लेकर शाम दोपहर 3 बजे तक के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी रहेगी। और इसी बीच रुक करेंगे अगली खबर की ओर। मेरठ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। बता दें, 75 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर कर दिए गए हैं। थानों में तैनात 75 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर किए गए, तो वहीं पुलिसकर्मियों को तत्काल हाजिर का आदेश जारी कर दिया गया है। आदेश की अवहेलना पर कड़ी कार्रवाई किए जाने के भी आदेश दिए गए हैं। सुबह शाम गणना कर फोटो भेजने का आदेश दिया गया है। बता दें, हफ्ते में एक दिन एसपी सीओ रोज करेंगे गणना, और एसएसपी प्रभाकर चौधरी का सख्त आदेश जारी कर दिया गया है। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर सुबह शाम गणना के आदेश जारी कर दिए गए हैं। करीब 75 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया है। हफ्ते में एक दिन अब गणना की जाएगी, और ऐसे में एसएसपी प्रभाकर चौधरी का सख्त आदेश सामने आया है। जहां पर मेरठ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 75 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर कर दिए गए हैं। थानों में तैनात 75 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर कर दिए गए, और इसी के साथ ही बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिल रही है। पुलिसकर्मियों को तत्काल हाजिर का आदेश दिया गया है। इस दौरान आदेश की अवहेलना करने पर कड़ी कार्रवाई भी की जा सकेगी। और इसी के साथ ही बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बता दें कि हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीरभद्र सिंह का निधन हो गया है। बता दें, शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में वीरभद्र सिंह ने आज अंतिम सांस ली, और पिछले 3 महीनों में 2 बार वो कोविड से ठीक होने के बावजूद वीरभद्र 23 अप्रैल से आईजीएमसीएच में भर्ती किए गए थे। और 87 साल के वीरभद्र सिंह 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और राज्य के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोमवार को सोलन जिले के अर्की में मौजूदा विधायक वीरभद्र सिंह के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेने के लिए आईजीएमसीएच का दौरा भी किया था। बता दें कि वीरभद्र सिंह 9 बार विधायक, 5 बार सांसद रह चुके हैं, और वो 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर रह चुके हैं। वर्तमान में वो सोलन जिले से आर्की से विधायक थे, और पहली बार संक्रमण की चपेट में आने के बाद उन्हें चंडीगढ़ स्थित एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कोविड से ठीक होने के बाद वो हाल ही लॉज में 30 अप्रैल को घर वापस आए। हालांकि घर पहुंचने के कुछ ही घंटों के बाद उन्हें सांस लेने की तकलीफ होने लगी, जिसके चलते उन्हें एक बार फिर से आईजीएमसी में भर्ती करा दिया गया, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली है। और इसी बीच बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर से इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, जहां एक युवक की हत्या से इलाके में हड़कंप मच गया है। कानपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर धारदार हथियार से काटकर एक युवक की निर्मम हत्या कर दी गई है। हत्या के बाद गांव के बाहर खून से लथपथ
युवक के शव को फेंक दिया गया और शव मिलने की बात से ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। तो वहीं स्थानीय लोगों ने पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी और पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इसके साथ ही फॉरेंसिक की टीम भी जांच पड़ताल में जुट गई है और बिधनू थाने के कुरौना बहादुर का मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक युवक की निर्मम हत्या कर दी गई है। बता दें धारदार हथियार से काटकर निर्मम हत्या का यह मामला सामने आया है, जहां पर गांव के बाहर खून से लथपथ शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। तो वहीं स्थानीय लोगों ने पुलिस को शव की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तो वहीं फोरेंसिक की टीम भी इस वक्त जांच कर रही है। बिधनू थाने के कुरौना बहादुर का मामला बताया जा रहा है। और इसी बीच कोरोना की तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच राजधानी दिल्ली समेत पंजाब, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल समेत केरल और गुजरात में कोरोना के गंभीर स्वरूपों का पता चला है, जो कोरोना के संक्रमण की रफ्तार को और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बीच लोगों को खास सतर्कता बरतने की सलाह दी है। दरअसल देश भर में 174 जिलों में कोरोना के अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा स्वरूपों की मौजूदगी का पता चला है। कोरोना के इन स्वरूपों की वजह से एक बार फिर से कोरोना संक्रमण के तेजी के साथ संक्रमण का खतरा पैदा करने की उम्मीद जताई जा रही है और इसी के साथ ही यह आशंका है कि ये नई वेरिएंट जो है काफी तबाही मचा सकता है। यही नहीं, ये नए स्वरूप टीके की खुराक ले चुके लोगों को भी अपनी चपेट में ले रहे हैं। और बता दें कि अभी तक कोरोना वायरस के 120 से भी ज्यादा अधिक म्यूटेशंस की पहचान भारत में कर दी गई है, लेकिन इनमें से अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा स्वरूप ने सबसे अधिक असर दिखाया है। इसके बाद डेल्टा प्लस स्वरूप भी तेजी के साथ बढ़ रहा है। पूर्वोत्तर राज्यों में बढ़ते कोरोना के ग्राफ के मद्देनजर एक बार फिर से लॉकडाउन लगाने पर भी विचार किया जा सकता है और अब तक करीब 73 से अधिक जिलों में संक्रमण दर 10% से अधिक पहुंच चुकी है, जिनमें 48 जिले पूर्वोत्तर राज्यों से हैं। वहीं केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में फैसला किया गया है कि जहां संक्रमण अधिक होगा वहां लॉकडाउन लगाया जा सकता है। भारतीय सेना के 2 जवानों ने महज 92,000 रुपए के लिए पूरे देश की सुरक्षा को दांव पर लगा दिया है और 900 के करीब संवेदनशील दस्तावेज पाक पहुंचा दिए। इनमें से 800 दस्तावेज ऐसे हैं जिनको लेकर भारतीय सुरक्षा और सेना मंत्रालय की नींद उड़ गई है। लिहाजा कारगिल इलाके में सेना ने अपनी तमाम गतिविधियों के रूट बदल दिए हैं और पूरे स्टाफ को तब्दील कर दिया गया है। हाल ही में जालंधर देहात पुलिस ने 2 भारतीय सेना के जवानों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि हरप्रीत 2017 में 19 राष्ट्रीय राइफल्स में भर्ती हुआ था, जिसने 18 सिख लाइट इन्फेंट्री में तैनात गुरभेज सिंह के साथ सांठगांठ कर गोपनीय दस्तावेजों को हासिल कर पाक भेज दिया है और इस कार्य के लिए उन्हें महज 92,000 रुपए की राशि मिली। दरअसल गुरभेज सिंह कारगिल में 18 सिख लाइट इन्फेंट्री में बतौर क्लर्क के पद पर भर्ती था और दोपहर 3 से लेकर 5 बजे के बीच वो हेडक्वार्टर में बिल्कुल अकेला होता था और इस दौरान तमाम फाइलों की फोटो क्लिक करके आगे हरप्रीत सिंह को भेज दी जाती थी, जो कि एक ऐप के माध्यम से पाकिस्तानी की खुफिया एजेंसी ISI के पास पहुंच जाती थी। तो वहीं चंद दिनों में ही उसने करीब 900 दस्तावेजों को पाक भेज दिया है और इनमें से कारगिल में बन रहे भारतीय सेना के नए एयरबेस के अलावा सेना के जवानों की ट्रेनिंग सेंटर की पूरी जानकारी थी। इसके अलावा कारगिल के आसपास सेना की टुकड़ी के ठिकानों और कार्य करने वाले ड्रोन की भी पूरी जानकारी शामिल थी। और इसी बीच बागपत से एक बड़ी खबर आ रही है सामने। बता दें कि बेखौफ बदमाशों के हौसले बुलंद हो गए हैं। 4 बदमाशों ने सरेआम युवक पर चाकुओं से हमला कर दिया है। युवक की गर्दन, पेट और कंधे पर चाकू से हमला किया गया है। इसी बीच 19,000 रुपए लूटकर ये बदमाश मौके से फरार हो गए। बता दें कि 4 बदमाश मुख्य तौर पर सामने आए हैं, जिन्होंने
सरेआम इस युवक पर चाकू से हमला कर दिया और नकदी लूटकर फरार हो गए। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। तो वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बालैनी थाना क्षेत्र के दौलतपुर की घटना बताई जा रही है, जहां पर सरेआम एक युवक पर धारदार हथियार से हमला कर दिया गया और युवक के पास मौजूद नकदी लेकर ये बदमाश फरार हो गए हैं। इस पूरी घटना में 4 बदमाशों के शामिल होने की खबर सामने आ रही है, जहां 4 बदमाशों ने मिलकर एक युवक पर चाकुओं से हमला कर दिया और इसके बाद नकदी लूटकर फरार हो गए हैं। इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बता दें कि देश में कोरोना महामारी का कहर अभी भी जारी है। हर दिन औसतन 45,000 नए कोरोना केस सामने आ रहे हैं, जबकि स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 45,892 नए कोरोना मामले सामने आए, जबकि 817 संक्रमितों की जान चली गई है। तो वहीं पिछले 24 घंटे में 44,291 मरीज ठीक भी हुए हैं। और इसी के साथ ही आपको बता दें कि देश में अब कोरोना संक्रमण के नए मामलों से कम रिकवरी हो रही है। 7 जुलाई तक देश भर में 36 करोड़ 48 लाख कोरोना वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं। तो वहीं बीते दिन 33,81,000 टीके भी लोगों को लगाए गए हैं और अब तक करीब 42 करोड़ 52 लाख कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। बीते दिन करीब 19 लाख कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए, जिसका पॉजिटिविटी रेट 3% से कम रहा है। देश में कोरोना से मृत्यु दर की बात करें तो मृत्यु दर 1.32% है, जबकि रिकवरी रेट 97% से ज्यादा है। एक्टिव केस 2% से कम है और कोरोना एक्टिव केस मामले में दुनिया में भारत का 4था स्थान है। ऐसे में कुल संक्रमितों की संख्या के मामले में भी भारत का दूसरा स्थान है, जबकि दुनिया में अमेरिका, ब्राजील के बाद सबसे ज्यादा मौत भारत में ही हुई है। और आम जनता की जेब पर एक बार फिर से मार पड़ गई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें आज एक बार फिर से ऊंचाई पर पहुंच गई और पेट्रोल आज 35 पैसे और डीजल 9 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। दिल्ली में इंडियन ऑयल पंप पर पेट्रोल 100 रुपए 56 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया है, जबकि डीजल की कीमत 89 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर पहुंच गई है। देश के सभी बड़े शहरों में पेट्रोल की कीमत शतक के निशान को भी पार कर गई है और इसी के साथ ही कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए 23 पैसे प्रति लीटर से बढ़कर अब 100 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर पहुंच गई है। तो वहीं चेन्नई और मुंबई में पेट्रोल की कीमतें कुछ समय पहले से ही ये सेंचुरी का आंकड़ा पार कर चुकी थी। इस बीच मुंबई में 29 मई को ही 100 रुपए प्रति लीटर का आंकड़ा पेट्रोल पार कर चुका था और इसी के साथ ही अब मुंबई में पेट्रोल की कीमत 106 रुपए 59 पैसे प्रति लीटर पहुंच गई है। वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमत अब $75 प्रति बैरल के आसपास पहुंच गई है। इसी बीच अक्टूबर 2018 में $80 प्रति बैरल से अधिक इसकी कीमत पहुंच गई थी, लेकिन फिर भी पूरे देश में पेट्रोल की कीमत लगभग 80 रुपए प्रति लीटर थी। इसीलिए अब तेल की कम कीमतों के साथ पेट्रोल की कीमतों ने सेंचुरी को छू लिया है और देश के कई हिस्सों में अब इससे व्यापक अंतर से पार कर दिया गया है। कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जो दक्षिण कश्मीर के 2 जहाजों पर एक साथ चल रहे एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने कुल 5 आतंकियों को ढेर कर दिया है। कुलगांव में सुरक्षा बलों ने लश्कर के 2 आतंकियों समेत 5 आतंकियों को एनकाउंटर में मार गिराया है और इसी के लिए आपको बता दें कि आईजीपी विजय कुमार ने पुलिस और सुरक्षा बलों को बधाई भी दी है। बताते चले कि आज हिजबुल मुजाहिदीन कमांडर रहे बुरहान वाही की मौत को 5 साल पूरे हो गए हैं और ऐसे में 8 जुलाई 2016 को कोकेरनाग में बुरहान वानी मारा गया था और इसके बाद ही हर साल आतंकी 8 जुलाई को इस हमले की फिराक में रहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ कदम उठाने से पहले ही सुरक्षा बलों ने उनका काम तमाम कर दिया। जानकारी के अनुसार अब दक्षिण कश्मीर में बुधवार की देर रात मुठभेड़ शुरू हो गई और 2 आतंकियों के घिरे होने की सूचना मिली थी।
सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया था और बताया जा रहा है कि पुलवामा में आतंकियों के छिपे होने की सूचना के बाद अब सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान चला दिया है। इस दौरान एक मकान में छुपे आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद एसओपी के अनुसार पहले उन्हें आत्मसमर्पण करने का मौका दिया गया और कई अवसर दिए जाने के बावजूद जब आतंकियों ने समर्पण करने के बजाय फायरिंग जारी रखी तो जवाबी कार्रवाई में मुठभेड़ शुरू हो गई और इसमें सुरक्षा बलों ने 24 घंटे में 5 आतंकियों को ढेर कर दिया है।